जादुई सोने का घर। एक बार की बात है, एक शाहजहांपुर नाम का गांव था जिसके अंदर बहुत बड़ा जंगल था। बड़ी से जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी झोपड़ी थी जो मिट्टी की बनी हुई थी। जंगल के बीचों बीच झोपड़ी होने की वजह से वहां पर कोई आता जाता नहीं था, जिस वजह से वो झोपड़ी आज तक किसी ने नहीं देखी थी। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी जो नदी के किनारे थी। वहीं पर सोनाक्षी नाम की एक लड़की अपनी माँ कमला के साथ रहती थी। सोनाक्षी के पिता के देहांत के बाद सोनाक्षी की माँ कमला दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी। साक्षी की माँ की उम्र हो गई थी, इसलिए उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे, जिस वजह से वो अक्सर बीमार रहा करती थी और जिसके कारण सोनाक्षी के घर में खाने पीने की सभी चीजें खत्म हो जाती है। क्योंकि सोनाक्षी किराए के घर में रहती थी, इसलिए उन्हें अपने मकान का किराया भी देना होता था। परंतु बीमारी के चलते विमला काम नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके सारे पैसे भी खत्म हो गए थे और सेठ मकान का किराया लेने के लिए घर पर आता है। कमला, अरे ओ कमला, कहाँ है? 2 महीने हो गए हैं, तूने पिछले महीने से मुझे मेरा किराया नहीं दिया है। अगर तूने मुझे इस बार किराया नहीं दिया तो मैं सूद समेत अपना किराया वापस लूंगा और तुझे अपने इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तेरे पास बस 1 हफ्ते का समय है। बेचारी कमला से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था। लेटे लेटे ही सेठ को अगले हफ्ते किराया देने के लिए हाँ कर देती है। कमला की बात मानकर सेठ वहाँ से चला जाता है। सेठ की ये सारी खरी खोटी बातें सोनाक्षी सुन लेती है। सोनाक्षी को समझ नहीं आता कि वो मकान के किराए के पैसे कहाँ से लाएगी। सोनाक्षी को काम करने की बिल्कुल आदत नहीं थी, वो हमेशा से कामचोर लड़की थी। इस बार उसे कुछ भी करके मकान के किराए के पैसे देने थे। सोनाक्षी रात के समय गांव में ही थोड़े बहुत पैसे या कीमती सामान चुरा लेती है और उन्हें बेचकर अपने घर का राशन इकट्ठा करती है। कमला को समझ नहीं आता कि सोनाक्षी ये सारे पैसे कहाँ से ला रही है। बेटी, तूने कोई काम करना शुरू कर दिया है क्या? देख रही हूँ आजकल घर में राशन का सामान मौजूद है और तेरे पास मेकअप करने का भी सामान है। ऐसी कौन सी नौकरी करने लगी है, जरा मुझे भी तो बता। अरे माँ, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप बस आम खाइए, गुठलियाँ गिनना छोड़ दीजिए। सोनाक्षी अपनी माँ की बात को टाल देती है। अगले हफ्ते होते ही सेठ सोनाक्षी के घर पर पैसा मांगने आता है। तभी सोनाक्षी अपने पर्स में से पैसे निकालकर सेठ को दे देती है। सेठ भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि कल तक तो उनके पास खाने को सामान भी नहीं था और आज घर में खाने पीने की वस्तुएं, फल सब्जियां मौजूद थे और सोनाक्षी ने किराए के पैसे भी दे दिए थे। सेठ ज्यादा मतलब नहीं रखता और अपने पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। सोनाक्षी की चोरी करने की आदत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। सोनाक्षी को लगता था कि वो कभी पकड़ी नहीं जाएगी, परंतु ऐसा कब तक चलता। एक दिन रात को सोनाक्षी गांव के अमीर आदमी के घर पहुंच जाती है। सोनाक्षी ने अपने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। ये सही समय होगा, मुझे इसी वक्त इस घर में जो भी कीमती सामान है वो सब ले लेना चाहिए, इससे पहले कि कोई आ जाए। सोनाक्षी घर में से मौजूद कीमती सामान इकट्ठा कर लेती है और वहाँ से दबे पैर वापस अपने घर आ जाती है। सुबह जब गांव में शोर होता है तो पता चलता है कि गांव के सबसे अमीर घर में चोरी हो गई है। तभी पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं। पुलिस वाले कैमरे पर जांच पड़ताल करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि चोर इस तरह से चोरी कर रहा था और ऐसे फरार हो गया। काफी जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि चोर सोनाक्षी है। इस बात को साबित करने के लिए पुलिस सोनाक्षी के घर में छानबीन करती है। तभी वो सारा कीमती सामान सोनाक्षी के घर में मिलता है। क्योंकि सोनाक्षी अभी छोटी थी, इसलिए उसे जेल नहीं ले जाया जा सकता था। इसलिए गांव का सरपंच ये निर्णय लेता है कि उसकी माँ और सोनाक्षी को गांव से बाहर निकाल दिया जाए।
तो गांव में बड़े हो रहे और बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें इस लड़की और उसकी माँ को गांव से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि ऐसा कोई दोबारा न कर सके। मुखिया की बात से पूरा गांव सहमत हो जाता है और सब लोग मिलकर सोनाक्षी और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। सोनाक्षी और उसकी माँ के पास अब कोई सहारा नहीं था। वो दोनों माँ बेटी भूखे प्यासे जंगल में भटक रहे होते हैं। भटकते भटकते वो जंगल के बीचों बीच पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी नजर आती है। सोनाक्षी को बहुत ज्यादा प्यास लग रही होती है और उसे चक्कर आने लगते हैं और सोनाक्षी की माँ की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। तभी दोनों माँ बेटी जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद थोड़ी ही देर में चारों तरफ एक रोशनी होती है और वो मिट्टी का घर सोने के घर में बदल जाता है। सोने का घर जादू करता है, जिससे सोनाक्षी और उसकी माँ की हालत एकदम ठीक हो जाती है और वो एकदम स्वस्थ खड़े हो जाते हैं। वो दोनों माँ बेटी अपने आप को स्वस्थ और तरोताजा देखकर सोने के घर के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे और मेरी माँ को स्वस्थ रखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हे जादुई सोने के घर, आप कौन हैं? मैं एक जादुई सोने का घर हूँ। मैं तुम दोनों माँ बेटी के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि किस तरह गांव वालों ने तुम दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया है। परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि सोनाक्षी की गलती की वजह से तुम दोनों को गांव से बाहर निकाला गया है। परंतु सोनाक्षी को अपनी गलती का एहसास अब हो गया है। हाँ, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने अपने ही गांव में चोरी की, परंतु मैं अपने हालात से बहुत ज्यादा लाचार हो गई थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। मैं आगे से ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करूँगी। ठीक है, जब तक सभी गांव वाले तुम्हें अपने गांव में रहने की इजाजत नहीं देते, तब तक तुम दोनों माँ बेटी इस सोने के घर में रह सकती हो। इस सोने के घर में तुम्हें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तुम्हें जिस भी चीज की आवश्यकता होगी, ये सोने का जादुई घर तुम्हें वो दे देगा। और जब भी तुम्हें किसी की मदद करनी हो, तो तुम्हें सोने के घर की सहायता से उसकी मदद भी कर सकती हो। हे जादुई सोने के घर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने मेरी मुश्किल समय में मदद की। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आगे से कोई गलत काम नहीं करूँगी और हमेशा दूसरों की मदद करूँगी। कभी घमंड नहीं करूँगी और न ही किसी का अपमान करूँगी। इसके बाद वो दोनों माँ बेटी उस जादुई सोने की झोपड़ी के अंदर रहने लगती है। काफी समय बीत जाता है। एक दिन सोनाक्षी अपने किए की माफी मांगने के लिए अपने गांव वापस जाती है। सभी गांव वाले सोनाक्षी को पहचान लेते हैं। सोनाक्षी सभी से माफी मांगती है। गांव वाले समझ जाते हैं कि सोनाक्षी अब बदल गई है और वो सोनाक्षी को गांव में रहने की अनुमति दे देते हैं। अब सोनाक्षी अपनी माँ के साथ वापस अपने घर में रहने लगती है और वो हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। जब भी उसे रुपए पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो जंगल के बीचों बीच उस जादुई सोने के घर के पास आ जाती थी और वहाँ से सोना ले जाती थी और लोगों की मदद करती थी। इस तरह सोनाक्षी एक अच्छी लड़की बन जाती है और गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। जादुई नदी में रंग बिरंगी फ्रॉक का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। मिर्जापुर नामक गांव में सुनील अपनी बहन बिंदु के साथ रहा करता था। दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा थे, क्योंकि कई साल पहले दोनों के माता पिता का बीमारी से देहांत हो चुका था। माता पिता के देहांत के बाद से ही सुनील ने अपना और बिंदु का ध्यान खुद ही रखना शुरू कर दिया था। उसने कभी बिंदु को माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। सुनील अपने घर के साथ लगे हुए अपने खेतों में अनाज उगाता और उसी से ही वो अपना और अपनी बहन का गुजारा चलाता था। सुनील बहुत मेहनती और ईमानदार होने के साथ साथ बहुत ज्यादा सीधा भी था, जिसकी वजह से गांव के सभी लोग उससे अपना काम करवा लिया करते थे। हर कोई उसे सीधा की बजाय बुद्धू समझता था और अपनी जरूरत के हिसाब से उससे अपना काम निकाल लेता था। एक दिन जब सुनील अपने खेतों में काम करके घर वापस आ रहा होता है,
तभी रास्ते में उसे पड़ोस में रहने वाले धर्मेंद्र काका मिलते हैं और उससे कहते हैं, सुनील बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, जिसकी वजह से मैं अपने खेतों का काम भी अभी तक पूरा नहीं कर पाया हूँ। क्या तुम मेरे खेतों का काम पूरा करवाने में मेरी मदद कर दोगे? तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा बेटा। हाँ काका, क्यों नहीं, मैं आपका खेतों का काम पूरा करवाने में आपकी मदद जरूर करूँगा और इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। आप बड़े हैं, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। इतना कहकर सुनील अपने पड़ोसी धर्मेंद्र काका के खेतों का काम करवाने लगता है और जब कुछ समय बाद खेतों का सारा काम पूरा हो जाता है तो वो वापस अपने घर के लिए चला जाता है। सुनील के खेत से निकलते ही धर्मेंद्र काका मन ही मन कहते हैं, सुनील को तो बेवकूफ बनाना इतना आसान है कि पूछो ही मत। बस इसके सामने जरा सा कोई भी बहाना बना दो और ये तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाता है। मैंने आज तक इससे बड़ा बेवकूफ कहीं नहीं देखा। सुनील की सच्चाई और अच्छाई का फायदा सभी लोग इसी तरह से उठाते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी इस बारे में ध्यान नहीं देता और बिना सोचे समझे ही सबकी मदद करता रहता है। इसी तरह दिन बीत रहे होते हैं। कुछ समय बाद उसके छोटी बहन बिंदु का जन्मदिन आने वाला होता है, लेकिन सुनील के पास अपनी बहन बिंदु को जन्मदिन पर देने के लिए कुछ भी नहीं होता। इस बारे में वो बहुत चिंतित हो जाता है और अपने खेतों में लगे पेड़ के नीचे बैठकर मन ही मन सोचने लगता है, बिंदु का जन्मदिन परसों ही है, लेकिन मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही इस बार खेतों में इतना अनाज हुआ कि उसे बेचकर मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर लेता। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी छोटी बहन बिंदु का जन्मदिन कैसे मना पाऊंगा और उसे जन्मदिन का कोई तोहफा दे पाऊंगा भी या नहीं। पेड़ों के नीचे बैठने और ठंडी ठंडी हवा के चलने के कारण सुनील की वहीं बैठे बैठे आंख लग जाती है। तभी उसके सपने में एक देवी माँ प्रकट होती है और उसे कहती है, पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करते हो और तुम उसे उसके जन्मदिन पर एक खूबसूरत सा तोहफा देना चाहते हो, परंतु उस तोहफे को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनना और जागने के बाद मेरी बताई हुई जगह पर जाकर अपनी बहन के लिए एक खूबसूरत सा फ्रॉक ले आना और उसे जन्मदिन के तोहफे के रूप में दे देना। उसके बाद देवी माँ सपने में सुनील को बताती है कि उसके खेतों के आगे जाकर जो घना जंगल पड़ता है उसमें एक जादुई नदी है जिसमें जादुई रंग बिरंगी फ्रॉक का पेड़ है। उस पेड़ में सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फ्रॉक लगा करती है। उनमें से अगर सुनील एक भी फ्रॉक को तोड़ लेता है तो वो जादुई फ्रॉक उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर दिया करेगी। वो उस जादुई रंग बिरंगी फ्रॉक से जो चाहे वो मांग पाएगा और अपना और अपनी बहन का जीवन खुशहाली से जी सकेगा। सपने में देवी माँ की बातें सुनने के बाद जब सुनील की आंख खुलती है तो वो सपने के बारे में सोचकर बिल्कुल हैरान सा हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, आज ही मुझे कैसा अजीब सा सपना आया था। उस सपने के बारे में सोचकर ऐसा लगता है मानो जैसे सब कुछ हकीकत में ही हो रहा हो सकता है कि देवी माँ मेरी मदद करना चाहती हो, इसलिए वो मेरे सपने में आई हो और उन्होंने मुझे उस जादुई नदी के जादुई फ्रॉक वाले पेड़ के बारे में बताया हो ताकि मैं अपनी छोटी बहन बिंदु के लिए अच्छी सी फ्रॉक जन्मदिन के तोहफे में दे सकूं। मुझे लगता है कि मुझे उस जंगल में जाकर उस जादुई नदी को ढूंढना चाहिए जिसमें जादुई रंग बिरंगी फ्रॉक का पेड़ है। अगर मुझे वो मिल गया तो मेरी और मेरी बहन के जीवन की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और हम दोनों भाई बहन एक अच्छी जिंदगी गुजार पाएंगे। ये सोचकर सुनील उस जंगल की तरफ चल देता है और काफी देर तक चलने के बाद आखिर उसे वो जादुई नदी मिल ही जाती है जिसमें जादुई रंग बिरंगी फ्रॉक का पेड़ होता है। ये सब देखकर सुनील की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसके बाद सुनील जादुई नदी के अंदर जाता है
और जादुई रंग बिरंगी फ्रॉक के पेड़ पर चढ़कर एक जादुई फ्रॉक को तोड़ लेता है। उसके बाद उस जादुई फ्रॉक को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत रोती हुई दिखाई देती है। उस बूढ़ी औरत को रोता हुआ देखकर सुनील के मन में दया आ जाती है और वो उनके पास जाकर उनसे पूछता है, क्या हुआ अम्मा, आप क्यों रो रही हो? आप मुझे बताइए, आपकी जो भी परेशानी है मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस परेशानी का समाधान निकाल पाऊँ। बेटा, आज मेरी पोती का जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास ना तो उसे पहनाने के लिए कोई नया कपड़ा है और ना ही उसका जन्मदिन मनाने के लिए पैसे। अगर आज मैं ऐसे खाली हाथ घर गई तो मेरी पोती बहुत नाराज हो जाएगी, क्योंकि वो कई दिनों से मुझसे जिद कर रही थी कि मैं उसका जन्मदिन मनाऊं और उसे अच्छे अच्छे उपहार जन्मदिन पर भेंट करूं। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर सुनील के मन में दया आ जाती है और वो मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं ये जादुई फ्रॉक इस बूढ़ी अम्मा को दे दूं, ताकि ये अपनी पोती का जन्मदिन अच्छे से मना सके। मैं अपनी बहन के लिए किसी और उपहार का इंतजाम कर लूंगा, और अगर मैं कोई उपहार नहीं भी ले पाया तो भी मेरी बहन नाराज नहीं होगी और मैं उसे अगली बार कोई अच्छा सा उपहार दे दूंगा। ये सोचकर सुनील अपनी लाई हुई जादुई फ्रॉक उस बूढ़ी औरत को दे देता है और उनसे कहता है, माँ जी, आप ये फ्रॉक ले जाइए, और ये कोई साधारण फ्रॉक नहीं है, ये एक जादुई फ्रॉक है जिससे आप जो चाहे वो मांग सकती हैं और अपनी गरीबी को भी दूर कर पाएंगी। वैसे तो ये फ्रॉक मैं अपनी छोटी बहन बिंदु के लिए लाया था, परंतु मुझे लगता है कि इस फ्रॉक की जरूरत उससे भी ज्यादा आपको है, इसलिए इस फ्रॉक पर मुझसे ज्यादा आपका अधिकार है। आप ये फ्रॉक ले लीजिए और अपनी पोती का जन्मदिन खुशी खुशी बना लीजिए। जैसे ही सुनील बूढ़ी औरत को वो फ्रॉक देता है, बूढ़ी औरत देवी माँ में बदल जाती है और उसे कहती है, पुत्र, मैं वही देवी हूँ जो तुम्हारे सपने में आई थी। मैं यहाँ केवल ये देखने आई थी कि कहीं तुम जादुई फ्रॉक को लेने के बाद लालची तो नहीं हो गए हो। क्या तुम अभी भी उतने ही दयावान और साफ दिल के हो जितना फ्रॉक लेने से पहले थे, और तुम मेरी परीक्षा में पूरी तरह से पास हो गए हो। मैं समझ गई हूँ कि इस जादुई फ्रॉक को लेने के बाद भी तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं आया है और ना ही तुमने दूसरों की मदद करना छोड़ा है, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम और तुम्हारी छोटी बहन बिंदु आज के बाद हमेशा सुखी रहेंगी। अब तुम यहाँ से खुशी खुशी अपने घर जा सकते हो। देवी माँ की सारी बातें सुनने के बाद सुनील देवी माँ को धन्यवाद कहकर अपने घर आ जाता है। घर आकर सुनील अपनी छोटी बहन बिंदु को अपने साथ घटी पूरी घटना के बारे में बताता है और उसे वो जादुई फ्रॉक दिखाता है। इसे देखकर बिंदु बहुत खुश हो जाती है और देवी माँ को प्रणाम कहती है। उसके बाद सुनील उस जादुई नदी की जादुई रंग बिरंगी फ्रॉक की मदद से अपनी और अपनी बहन की सुख सुविधाओं की सभी सामान ले आता है। इसके अलावा वो अपने जैसे ही और भी गरीब और निर्धन लोगों की मदद करने लगता है। इस प्रकार दोनों भाई बहन हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।